ओके तो लास्ट चैप्टर जो हमने अभी अभी कवर किया है उसके बाद जस्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 19। चैप्टर का नाम ही क्या है हमारे पास? एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट। ठीक है, एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट। अब देखो ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सबसे ज्यादा मार्क्स की अगर बात करूं तो इसी चैप्टर में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिलता है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी मिलता है इस चैप्टर के अंदर से, और 1 नंबर के जो एमसीक्यूज आते हैं वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स? देखो एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है। आप ये चैप्टर कब बनाते हो? ये चैप्टर का काम क्या है? जनरल बनता है सबसे पहले। हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन से कहाँ करते हैं? जनरल में करते हैं। जनरल के बाद क्या बनता है मेरा? लेजर बनता है। लेजर के बाद मेरा क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ये लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, हमारे क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, और उसी को यूज करके मुझे क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट। ठीक है, और फाइनल अकाउंट से मुझे क्या मिल रहा था? मुझे अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में पता लग रहा है कि भैया हमने क्या कमाया, पूरे साल में जो मेहनत करी उसमें प्रॉफिट कमाया मैंने या मैंने लॉस कमाया, ये मुझे पता लगता है वहां से। दूसरी बात, मुझे बैलेंस शीट मिल जाती है कि भाई मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसमें एसेट्स कितने रुपए के हैं, लायबिलिटीज कितने रुपए के, ये सब मुझे मिल जाता है। अब यहाँ पर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्यों है, ये चैप्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इस चैप्टर का सिंपल सा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया जाता है। मान लो देखो ऐसा पॉसिबल है कि जब मैं ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूं, मैं जब एंट्री बना रहा हूं, मैंने क्या किया? मैंने ट्रायल बैलेंस तक सारा डाटा क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद मुझे ऐसा पता लगा कि भाई कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जिनको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। पॉसिबिलिटीज है ना ऐसी एंट्रीज विच आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, जिन्हें मैंने कहा रिकॉर्ड नहीं किया? अपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो अपने जनरल में रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने ये कर दिया। ठीक है, एक ये पॉइंट हो सकता है। अच्छा, अब अगर मैं इसको रिकॉर्ड करूं तो क्या किया जाएगा? इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके उसका इंपैक्ट जो है वो यहां नजर आएगा ट्रायल बैलेंस में। दैट मींस मेहनत बढ़ गई है मेरी। अब हम क्या चाहते हैं? हम बाईपास चाहते हैं, हम चाहते हैं यहां पे रिकॉर्डिंग करनी ही ना पड़े। हम क्या करेंगे? ऐसी एंट्रीज जिनका ट्रीटमेंट अब तक नहीं हुआ है उनको हम डायरेक्टली कहां रिकॉर्ड करेंगे? सीधा फाइनल अकाउंट के अंदर। मतलब हम उनका ट्रीटमेंट डायरेक्टली कहां डालने वाले हैं? फाइनल अकाउंट में। अब फाइनल अकाउंट में डालने से होगा क्या? देखो हर एक एडजस्टमेंट, जितनी भी एडजस्टमेंट्स आप करोगे, ईच एडजस्टमेंट अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट, एटलीस्ट टू अकाउंट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड। मतलब कोई भी दो अकाउंट में उनका इंपैक्ट नजर आएगा ही आएगा। जैसे कोई भी एक एडजस्टमेंट है जिसको आप ट्रेडिंग में डालोगे एंड पीएनएल में डालोगे। ठीक है, और क्या हो सकता है? ट्रेडिंग में डालोगे और कहां डालोगे? बैलेंस शीट में डालोगे। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे एंड बैलेंस शीट में डालोगे। तो ये तो कम से कम मिलेंगे, इतने होंगे ही होंगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब आप जनरल एंट्री पास करते हो तो जनरल एंट्री में कितनी साइड होती है? एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। अब आप उसे वहां रिकॉर्ड ना करके आप कहां रिकॉर्ड कर रहे हो? सीधा फाइनल अकाउंट में। तो जाहिर सी बात है दोनों साइड इफेक्ट होनी चाहिए ना मेरी। मेरी डेबिट साइड पे भी इंपैक्ट आना चाहिए और किस साइड आना चाहिए इंपैक्ट? क्रेडिट साइड पे भी आना चाहिए। तो ये मुझे काम करके करना है, ये रिकॉर्डिंग मुझे करनी है। ठीक है, दैट मीन्स मुझे क्या समझ में आया कि हर एक एडजस्टमेंट का कम से कम कितने अकाउंट में इफेक्ट आएगा? दो जगह आएगा ही आएगा। अब वो कहीं भी आ सकता है, ट्रेडिंग पीएनएल, ट्रेडिंग बैलेंस शीट, या फिर पीएनएल और बैलेंस शीट। डन? ओके, अब जैसे एग्जांपल में अभी जस्ट पिछले चैप्टर में ना, आप अब तक इस चैप्टर का एक पार्ट करते हुए आ रहे थे विच इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां गिवन था आपको पास? गिवन इन एडजस्टमेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक हम कहां कहां देख रहे थे? तब तक सारे क्वेश्चन में देखा था, मैक्सिमम क्वेश्चन में जनरल एडजस्ट कहां पे था? ये यहां था। तो इसका एक इंपैक्ट आप कहां डाल रहे थे? एक तो ट्रेडिंग में था, दूसरा जो इंपैक्ट था वो कहां डाल रहे थे आप? इसका बैलेंस शीट में किस तरफ? एसेट साइड पे। और इसमें कहां डाल रहे थे आप? क्रेडिट साइड। तो जरा आप एक चीज ध्यान से देखो, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड हो गया, दैट मींस एक इंपैक्ट कंप्लीट है। बैलेंस शीट का एसेट साइड कौन सा होता है? डेबिट वाला। तो मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई ना।
तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली उसका ट्रीटमेंट जो भी बनता है इन योर जनरल लेजर ट्रायल सब कुछ एक साथ करके डायरेक्टली कहां दिखा दिया, फाइनल अकाउंट में दिखा दिया, मेरा काम खत्म। तो मुझे यही काम करना है। दूसरा एक और पॉइंट आता है कि जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, तो फाइनल अकाउंट किस बेसिस पे बनते हैं? फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन accrual basis of accounting. Now what is accrual basis of accounting? accrual basis का मतलब क्या होता है? जो ट्रांजैक्शंस करंट ईयर से कनेक्ट करती हैं मैं बस उनको रिकॉर्ड करूंगा बस। तो अगर आपने किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर कोई ऐसा डाटा रिकॉर्ड किया हुआ है जिसमें या तो नेक्स्ट ईयर या तो प्रीवियस ईयर से डाटा कनेक्टेड है, तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। कौन कौन सी होंगी अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर हो गए मेरे पास जो एमसीक्यूज में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक बार ये लिख लो सारे, फिर उसके बाद सीधा एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो भाई, अब इसमें चैप्टर में एक चीज पढ़ी है कि एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा आपको। अब एडजस्टमेंट्स करने की भाई रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों करना पड़ेगा एडजस्टमेंट्स? तो पहला पॉइंट क्या निकल गया था, ये पहला पॉइंट मैंने आपको कवर कर दिया। क्या लिखा है, रिकॉर्ड द अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी है जिन्हें हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो हम डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देते हैं, डेबिट और क्रेडिट खत्म हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, टू प्रोवाइड एंटिसिपेटेड लॉसेस। अब ये क्या है एंटिसिपेटेड लॉसेस का मतलब, भाई फ्यूचर में होने वाले नुकसान जिनको आप अभी से एंटिसिपेट कर रहे हो। जब आप जनरल एंट्री करते हो तो एक बात बताओ, जनरल एंट्री करते टाइम आपके पास एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि एविडेंस के बेसिस पर हम जनरल एंट्री करते हैं, बिना एविडेंस के तो पॉसिबल ही नहीं है। अब एविडेंस किस किस चीज का हो सकता है? एविडेंस हो सकता है किसी भी तरीके की इनकम का, किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस का, और किसी भी तरीके के परचेज का, किसी भी तरीके के सेल का, यही पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन एंटिसिपेशन का कौन सा प्रोविजन हो गया? एंटिसिपेशन मतलब क्या होता है, भाई आपने पूरे साल में मान लो 1 लाख का माल बेचा, ठीक है, 1 लाख का माल, हाँ देख लो उसमें रजिस्टर में चेक कर लो, ठीक है, बताता हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अब सेल्स कितना हुआ मेरा माल 1 लाख रुपए का। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे ना, अब बिजनेस करते टाइम देखो रिस्क इन्वॉल्व रहता है, बीएसटी में आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। आप कुछ भी करके बिजनेस के रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप होने वाले नुकसान को पहले से एंटिसिपेट कर सकते हो। तो हमने क्या किया भाई, बिजनेस में एंटिसिपेट किया कि 5% का जो सेल है वो मुझे नहीं मिलेगा, इट मींस 5,000 रुपीज का मैंने लॉस एंटिसिपेट किया। तो जो मैंने लॉस एंटिसिपेट किया, क्या इसके लिए मुझे कोई एविडेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, बिकॉज बिल वगैरह किस चीज का मिलता है, पैसा देने का या लेने का, इसका तो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी एंटिसिपेशन वगैरह कहां करने वाले हैं, सीधा फाइनल अकाउंट के अंदर। देन तो बाकी जो पैसा बचेगा 95 ये तो मिल ही जाएगा, इसके एंटिसिपेशन की जरूरत नहीं है मुझे। तो हम क्या करेंगे, हाँ अगर नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है वो तो, बट प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। अकाउंट्स में एक रूल चलता है आपका, किसका, प्रूडेंस का। क्या बोलता है वो रूल, वो भी यही बोलता है कि ऑलवेज एंटिसिपेट योर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो, वो तो होना ही होना है अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, प्रॉपर मेहनत कर रहे हो, सही तरीके से बिजनेस कर रहे हो तो। लेकिन नुकसान एक ऐसा पार्ट है, कितना भी अच्छा काम कर लो नुकसान तो होगा ही होगा, बिजनेस के थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। तो हमने उसको पहले से प्रेडिक्ट कर लिया कि 5,000 का नुकसान होता है तो मैं झेलने के लिए पहले से तैयार हूं, ठीक है। मैं बिजनेस करता हूं भाई, जितने बच्चे मेरे पास आते हैं 150 200 बच्चे, मुझे पता है इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट ईयर के पे आएंगे, क्लासेस लेंगे और फीस लेके नहीं जाएंगे, मुझे पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर साल होता है, कुछ ना कुछ ऐसे मिल जाते हैं। और मेरे ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही होता है, ये जितने भी बिजनेस होता है सब में ऐसा होता है, ठीक है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी हमेशा ये चीज लेके चलता ही चलता है और प्रोविजन बना के रखता है। अब एंटिसिपेशन कैसे बनाओगे, इसको नाम क्या दोगे आप, इसको नाम देते हैं हम क्या, प्रोविजन बोलते हैं इसे हम, प्रोविजन। प्रोविजन किसके लिए बनते हैं, फ्यूचर में आने वाले अनसर्टेनिटीज के लिए, बट सर्टेन है वो होगा, ठीक है, लेकिन उसका अमाउंट जो है वो अनसर्टेन है। तो हमने क्या किया, प्रोविजन बनाया। तो इस प्रोविजन बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपने कोई गलती रेक्टिफाई कर ली, भाई कोई गलती हो गई है, उसको गलती को ठीक करना है। अब गलती को ठीक करने के लिए बैक में जाने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा फाइनल अकाउंट में ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कभी कभार ऐसा होगा, आपने क्या किया, आपने वेजेस पे किए, या फिर आप ये लगा लो, या फिर आपने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया,
फर्नीचर परचेज करके मुझे इसकी एंट्री में क्या करना चाहिए था, मुझे फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, है ना। बट मैंने गलती से क्या कर दिया, मैंने फर्नीचर को डेबिट ना करके मैंने क्या किया, परचेज को डेबिट कर दिया। ये गलती हो गई, तो उसको ठीक करना पड़ेगा ना। अब ठीक करने के लिए क्या करूं, बैकग्राउंड बैक जाऊं, जाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, फर्नीचर कितने परचेज किया था आपने, 5,000 परचेज किया था ना। एक काम करो, यहां पे डेबिट कर दिया ना आपने, यहां से 5,000 माइनस कर दो और यहां 5,000 प्लस कर दो, गलती ठीक, डायरेक्टली सीधा फाइनल अकाउंट के अंदर। ये कहां मिलेगा परचेज आपको, ये मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही हम क्या करेंगे, परचेज फर्नीचर के नाम से 5,000 माइनस कर देंगे और फर्नीचर के अंदर 5,000 प्लस कर देंगे न्यू परचेज के नाम से। हो गई हमारी गलती ठीक। बैकग्राउंड में जाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि बैक से जाएंगे तो रेक्टिफाई करेंगे तो प्रोसेस लंबा है, हमें प्रॉफिट से मतलब है ना, तो प्रॉफिट हम यही निकाल देंगे। जो गलती हुई है यही ठीक कर लो, खत्म काम। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है प्रेजेंट फेयर एंड अनबाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। भाई आपको अपने बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज चाहिए ना। अब जैसे मान लो आपने करंट ईयर में सैलरी पे की है 15 महीने की, 15 मंथ की, तो क्या 15 मंथ की सैलरी का खर्चा आप करंट ईयर में रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो 12 मंथ का बनाते हैं, है ना, एक साल का बनाते हैं। तो अगर आप सैलरी रिकॉर्ड कर रहे हो 15 महीने की, तो आपके जो अकाउंट्स है क्या वो मैं उन्हें फेयर बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता। इसका मतलब क्या है, मुझे इसे भी ठीक करना पड़ेगा, है ना। मुझे इस सैलरी को क्या करना पड़ेगा, इस सैलरी में 12 महीने की सैलरी को अलग करना पड़ेगा और 3 महीने की सैलरी जो मैंने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर रखी है उसे माइनस करना पड़ेगा, ताकि मेरा ये 12, अगर मैं इसमें से 3 महीने माइनस कर दूं ये अपना 12 पे आ जाएगा। इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ता है, फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। बस हो गया मेरा काम। इन सब चीजों को करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट वगैरह करते हैं। अब एडजस्टमेंट्स किस किस तरीके के मिलेंगे आपको, वही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी बुक का ही पेज है, ठीक है, आप अपनी बुक में चेक कर लेना, जहां पे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं ना, वहीं पे गिवन है ये। उससे 1-2 पेज पीछे गिवन होगा पूरा पेपर, ये आपके बुक से ही लिया हुआ है मैंने। देखो क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। हर एडजस्टमेंट का इंपैक्ट मैंने कितने बताया था, कम से कम 2 जगह पड़ेगा। देखो ये है ट्रेडिंग, ये है पीएनएल और ये है बैलेंस शीट। तो एंट्री हमने ऑलरेडी, मैंने आपको जब जनरल एंट्री करा रहा था तब मैंने बताई थी आपको ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है ना। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो मेरा क्या है, वो मेरा एक एसेट्स है, इसीलिए डेबिट होगा, ठीक है। और ये कहां पे रिकॉर्ड होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, किस तरफ, क्रेडिट साइड पे। तो यहां से भी आप देख लो ट्रेडिंग में किस तरफ रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्रेडिट साइड, इसीलिए देखो क्या लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में कहां रिकॉर्ड कर रहे हो आप इसे, क्रेडिट साइड। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक बीइंग एन एसेट्स, एसेट्स कहां मिलेंगे आपको, बैलेंस शीट के अंदर, किस तरफ, एसेट साइड पे, एज अ करंट एसेट। करंट एसेट्स मतलब एक साल में बिक जाता है हमारा, इसीलिए इसको करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बेसिकली मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि भाई जो खर्चे हैं ना मेरे, वो खर्चे करंट ईयर के ही होने चाहिए। अगर कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको मैंने करंट ईयर में पे नहीं किया तो वो आउटस्टैंडिंग बन जाता है। तो उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री मैंने पहले भी लिखवाई थी आपको, क्या लिखवाई थी, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मेरे लिए, ये क्या बनता है, लायबिलिटी बनता है। तो लायबिलिटी कहां रिकॉर्ड होती है, बैलेंस शीट के अंदर। जरा चेक करो बैलेंस शीट में कहां मिलेगा, ये रहा, शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। दूसरा, अच्छा खर्चा जो है, अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं एक बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। तो ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट भी है, छोटी सी एडजस्टमेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती ही आती है आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एग्जैक्टली काम कैसे करता है, देखो सिंपल सी बात है। लेट सपोज यहां पे हम ले लेते हैं, हमने क्वेश्चन के अंदर रेंट पेड दिया हुआ है आपको, ठीक है, रेंट पेड लेट सपोज दिया हुआ है 9 मंथ का, ठीक है। 9 मंथ का रेंट कितना है, 9,000 रुपए आपने रेंट पे किया हुआ है, कितना, 9,000। अब एक बात बताओ, आपने जो रेंट पे किया है 9,000 का, क्या आप 9 महीने का अकाउंटिंग कर रहे हो, नहीं, आप तो अकाउंटिंग कितनी कर रहे हो, 12 महीने की कर रहे हो, 1 साल की कर रहे हो। तो इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट कितना होगा, आउटस्टैंडिंग 3 महीने का होगा, कैसे निकालोगे, 9,000 अगर 9 मंथ का है तो 3 महीने का कितना होगा, 3,000 रुपए। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये आउटस्टैंडिंग रेंट है ना। तो अब ये जो अमाउंट है ना, ये वाला रेंट पेड वाला, ये मुझे कहां गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस में, किस तरफ, डेबिट साइड में, बिकॉज सारे खर्चे ट्रायल बैलेंस में डेबिट ही आते हैं।
तो मैंने इसे डेबिट साइड पे ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, दैट इज कितना 9,000 रुपए। और एडजस्टमेंट्स में ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ मिलेगी आपको, एडजस्टमेंट्स के अंदर, जिसमें क्या बताया गया है, वैसे ना बताया गया तो भी पता लगी रहा है ना, कुछ क्योंकि ट्रायल बैलेंस में लिख के दिया हुआ है आपको कितने रुपए का, कि 9 मंथ का ये अमाउंट गिवन है। या तो डायरेक्टली ये 3,000 रुपए दे देगा आपको कि 3,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो आप क्या करोगे, रेंट पेड, रेंट कहाँ रिकॉर्ड होता है, पीएनएल अकाउंट में, तो कैसे रिकॉर्डिंग करोगे आप इसकी, डेबिट साइड पे क्या लिखोगे इधर आप, टू रेंट। तो रेंट आपने एग्जैक्टली कितना पे किया है, 9,000। अच्छा अब एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग रेंट आप इसमें प्लस करोगे या माइनस करोगे, ये प्लस करेंगे, बिकॉज आपको जो रेंट है ना वो 12 महीने का बनाना है। कैसे बनेगा, प्लस करके बनेगा ना। तो जैसे ही आपने रेंट प्लस किया तो आपका ये जो 9,000 है 12,000 में कन्वर्ट हो गया हमारा पार्ट। दैट मीन्स अब जो मेरा रेंट है वो 12 महीने का बन चुका है। तो एक एंट्री, तो एक इफेक्ट तो ये आ गया। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, दूसरा इफेक्ट इसका कहां जाएगा, बैलेंस शीट। मुझे एक चीज समझ में आती है कि भाई जो रेंट मैंने पे नहीं किया वो मेरा कर्जा बनेगा ना, कर्जे कहां जाते हैं सारे, लाइबिलिटी साइड पे। तो क्या लिखोगे आप इधर, सिंपल आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट है मेरा, 3,000 रुपए का, हो गया हमारा काम खत्म, दैट्स इट। देन तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने पास रेंट वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है भाई, एक छोटा सा एग्जांपल और दिखा दूं आपको ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाएगी आपको इसके अंदर। क्या, हाँ दोनों में, यहाँ भी आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस होगा और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से बैलेंस शीट में आएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, एक बार इस पे ध्यान देना, एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, ट्रायल बैलेंस ऐसे मिलता है, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया और ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपके हेड ऑफ अकाउंट्स हो गए। अब यहाँ पे मैंने आपको दिया क्या, वेजेस, वेजेस की वैल्यू यहाँ पे मैंने आपको दिया 4,000 रुपए की। ठीक है, डेबिट साइड ही मिलेगा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको नीचे यहाँ पे एडजस्टमेंट में डाटा दिया हुआ है, वेजेस आउटस्टैंडिंग दैट इज 2,400 रुपए। तो आप इसके सॉल्यूशन में क्या रिकॉर्डिंग करोगे, कहां कहां जाएगा, पहले वेजेस कहां जाता है, ट्रेडिंग में जाएगा। ट्रेडिंग साइड पे आप किधर रिकॉर्ड करोगे इसे, ऑन द डेबिट साइड, क्या रिकॉर्डिंग करोगे, क्या लिखेंगे हम, सिंपल टू वेजेस। कितने का वेजेस पे किया है आपने, 4,000 आपने पे कर दिया है, जिसमें आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है मेरा 2,400। तो जैसे आपने इसे प्लस किया तो मेरा टोटल वेजेस पेड फॉर द करंट ईयर कितना हो जाएगा, 6,400 हो गया हमारा, एक साइड हो गई। अब दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा इसका, बैलेंस शीट में, किस तरफ, बैलेंस शीट में से हम डाल देंगे यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी में क्या लिखोगे इधर आप, आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितने रुपए का अमाउंट, 2,400, परफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस क्यों कर, देखो इंपैक्ट पता है क्या आपको ना, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, यहाँ गिवन है ना सारी चीजें, मैं समझा क्यों रहा हूँ, ये सब कुछ गिवन ही है। यहाँ देखो क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है, उस खर्चे के अंदर जो भी खर्चा है वो, चाहे वो रेंट है तो पीएनएल में, वेजेस है तो ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, सैलरी मिलेगा तो सैलरी कहाँ आती है, पीएनएल में आती है, पीएनएल में ऐड कर देना। तो गिवन तो सारी चीजें है ना, बट वाई ऐड, ये समझ में नहीं आता बच्चों को, ये रट्टा मार, वो होता है रट्टाफिकेशन। जब आपको ये समझ में आता है ना ऐड ही क्यों करना है और माइनस ही क्यों करना है, तब होती है क्लैरिटी। तो आपको ये समझ में आया ऐड क्यों किया हमने, बिकॉज जो खर्चा मैंने पे नहीं किया है उसका कनेक्शन किस ईयर से है, करंट ईयर से है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी करंट ईयर में आनी चाहिए ना। ठीक है, जो मैंने नहीं कर रखी तो मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको सिंपली ऐड कर दिया, डन। पॉइंट क्लियर हुआ आउटस्टैंडिंग का। चलो अब आ जाओ इसके अंदर एक और पॉइंट पे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3। ठीक है, दैट इज प्रीपेड। अच्छा, प्रीपेड का एक और नाम होता है विच इज अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड का मतलब क्या होता है, प्रीपेड का आप बोल सकते हो एडवांस पेमेंट। ठीक है, एडवांस पेमेंट किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर, एडवांस पेमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आपने अगले साल का पैसा आज ही पे कर दिया। अच्छा, तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग इस साल होनी चाहिए, जो भी पैसा मैंने एडवांस पे किया है क्या उसका डाटा मैं इस साल रिकॉर्ड करके चल सकता हूं, नहीं चल सकता। जैसे एग्जांपल, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट पे बात करें, देखो कॉन्सेप्ट में क्या है, इसके अंदर भी सेम,
अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एक रेंट वाले ले लेते हैं, जैसे रेंट पेड। अब रेंट पेड को ट्रायल बैलेंस में चल रहे थे, चलो हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ही समझेंगे थोड़ी, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही मिलेगा आपको। अब ट्रायल बैलेंस में मान लो आपको डाटा गिवन है, यहाँ पे ऐसे गिवन करके दिया हुआ इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। दो साइड आपको मिलेंगी, एक आपका डेबिट एक आपका क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक डेबिट साइड और एक आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये आपको दोनों साइड दी हुई हैं। अब आपको यहाँ पे ना रेंट दिया हुआ है, लेट्स से रेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अभी जो मैंने एग्जांपल समझाया था आपको, दैट इज 15,000। अच्छा, रेंट अगर इस तरफ गिवन है तो ये क्या है, रेंट पेड है ये, अगर डेबिट में गिवन है। अगर यही रेंट में यहाँ लिखता क्रेडिट साइड पे तो ये क्या है, ये रेंट रिसीव हो जाता है, बिकॉज डेबिट में आते हैं एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आते हैं इनकम, ठीक है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स में। तो एडजस्टमेंट में क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, दो तीन तरीके से बोल सकता है। देखो पहले पॉइंट में क्या बोलेगा आपको, रेंट पेड इन एडवांस। क्वेश्चन क्या बोला, रेंट की एडवांस पेमेंट हो रखी है, कितने रुपए की, 3,000 रुपए की, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 15,000 रुपए का डाटा है ना, इसको मुझे अगर मैं 3,000 इसमें से हटा दूं जो अगले साल के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12,000 रुपए का जो अमाउंट आएगा वो करंट ईयर का बन जाएगा अपने आप ही, माइनस करके बनेगा ना, प्लस तो करके नहीं बनने वाला। तो मेरे को माइनस क्यों किया मैंने इसे, ताकि इसमें से मेरा करंट ईयर का बच जाए, बस जो मेरे लिए जरूरी है व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, ताकि मुझे अपने बिजनेस का सही पिक्चर पता लगे, सही कितना प्रॉफिट कमाया है मैंने, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जब आपसे सॉल्यूशन आप पे आओगे, रेंट कहाँ रिकॉर्ड होता है, पीएनएल अकाउंट। कैसे रिकॉर्ड करोगे आप इसे, क्या रिकॉर्ड करना, देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे इधर, रेंट, कितना रेंट पे कर चुके हो आप, 15, जिसमें से कितना प्रीपेड है, प्रीपेड रेंट 3,000, कितने का, 12,000 आ गया अपने आप। ओके, नेक्स्ट इंपैक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। अच्छा, बैलेंस शीट में किस तरफ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा ये एसेट्स वाली साइड पे। रीजन, तो जो रेंट मैंने 3,000 का एडवांस में पे कर रखा है, क्या मुझे इसका फायदा मिला, मिलेगा। 15,000 में से 12,000 का फायदा इस साल मिल चुका है, बट 3,000 का फायदा तो अगले साल मिलेगा ना। तो जिसका फायदा मुझे अगले साल मिलेगा करंट ईयर में, वो तो मेरे लिए बेनिफिट है, दैट मींस वो मेरा एसेट्स का पार्ट बनेगा, उसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, रेंट कितना, 3,000 का, ये हमारा काम खत्म। तो इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग करोगे। नाउ यू अंडरस्टैंड कि भाई क्यों प्लस, इसमें पिछले वाले प्लस किया था, इसमें माइनस किया है, तो ये गिवन यहां पर भी है आपको, देखो। अच्छा, इसका नाम अनएक्सपायर्ड क्यों है, ये बताओ जरा। अनएक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड का मतलब क्या है, ऐसी वो चीज जो खत्म हो चुकी है। अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या है, जो अभी भी जिसमें जान बाकी है। दैट मींस इस 15,000 में से अगर देखा जाए 12,000 में जान बाकी है, 12,000 तो खत्म हो चुके हैं आपके, लेकिन इस 3,000 में अभी भी जान बाकी है भाई, ये अगले साल काम ले सकते हैं हम इनका भी। दैट मींस ये क्या है, ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस ले लो आप इसमें, क्योंकि प्रीपेड में ना मैक्सिमम टाइम इंश्योरेंस ही मिलेगा आपको, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। 90% चांस होता है इंश्योरेंस ही मिलता है आपको। अब देखो गिवन भी है आपको, क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस का काम क्या है, एंट्री क्या होती है, पहले भी लिखवाई थी आपको, प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के नाम से क्रेडिट किया हुआ है मैंने। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखा है क्या, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस इन द डेबिट साइड। अब डेबिट साइड कहाँ, ट्रेडिंग में भी हो सकता है वो, और ये देखो पीएनएल में लिखा हुआ है, बिकॉज खर्चे तो दोनों जगह आते हैं ना, ट्रेडिंग में भी आते हैं और पीएनएल में भी आते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज लिखी हुई है, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस इन द डेबिट साइड। और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा ये, बैलेंस शीट में जाएगा सिंपली एसेट्स वाली साइड पे, हमारा काम खत्म, ये भी खत्म हो गया। अब आ जाओ अगले पॉइंट में, विच इज एक्रूड इनकम की बात कर रहा है इस बार, या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब ऐसा अमाउंट जो मुझे अब तक नहीं मिला है, तो उसको भी समझ लेते हैं एक बार। फोर्थ पॉइंट, एक्रूड इनकम। नाउ व्हाट इज एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब बताओ जरा क्या होता है, इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अर्न हो चुकी है लेकिन अभी तक वो आपको मिली नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये क्या बात है, ये वही बात है कि तुम्हारी जैसे, कौन सा महीना चल रहा है,
दिसंबर। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका दिसंबर महीना खत्म हो जाता है लेकिन पेमेंट कब आती है? जनवरी में। तो जो जनवरी का अमाउंट है, ये अमाउंट मैंने जनरेट तो कर लिया है बट मुझे जनवरी के महीने में अभी तक मिला नहीं है, तो उसमें मैं क्या बोलूंगा? एक्रूड इनकम बोली जाएगी। और मेरे लिए एक्रूड इनकम हो गई, तुम्हारे लिए वो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिकॉज तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी आ चुकी है बट पेमेंट अभी तक नहीं आई है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? अपने ऊपर आता सबको समझ में आती है क्या? हाँ, दिसंबर के महीने में अगर देते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अभी तक जनरेट नहीं हुई, वो पूरा महीना चल रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर इवेंट दिसंबर में आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे बिजनेस में क्या सैलरी पे करते हैं एम्प्लॉइज को, कब पे करते हो आप अगर बिजनेस है तो? शुरुआत है बिजनेस में, कभी सैलरी नहीं मिलती, एम्प्लॉय लेके भग जाएगा। एम्प्लॉय की सैलरी क्या है? जैसे दिसंबर के महीने में उसने जॉब किया तो 1 दिसंबर से लेके जब वो 31 दिसंबर आएगा, तो 31 दिसंबर से पहले पेमेंट नहीं आएगी। कुछ सरकारी नौकरी में शायद आ जाती है 31 तारीख को ही, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है, 5 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच पेमेंट आती है, ऐसा चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सैलरी एडवांस कभी नहीं मिलती, मतलब 1 दिसंबर की सैलरी दिसंबर में कभी नहीं मिलेगी, वो या तो महीने के एकदम एंड में मिलेगी या तो अगले महीने के शुरुआत में मिलेगी। 2-3 दिन का बफर रखा जाता है कि बंदा अगर लेके भग भी जाए तो भी कम से कम 3 दिन का फायदा तो हमें देके जा ही रहा है, ठीक है, वो बफर रखा जाता है इसीलिए, ठीक है। हाँ, मैं भी अपने टीचर्स की सैलरी वगैरह निकाल के देता हूँ 12 तारीख को, छोड़ के जरा जाओ, कोई दिक्कत, 10 से 12 दिन की सैलरी मेरे पास है, पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस में सब में इस तरह के प्रोविजंस लेके चलने पड़ते हैं भाई, देखो, ठीक है। अदरवाइज नुकसान तो तुम्हारे हो जाएगा ना, कोई टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते छोड़ दिया उसने और एकदम से मना कर दिया, भाई मेरे को तो मेरी मेहनती पैसे मिल गए, मैं जा रहा हूँ, तो नुकसान हो गया भाई, तुम्हारा भी नुकसान है, मैं नया टीचर कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। तो फंसा के रखो, कहीं नहीं जाना। डन नाउ, अब एक बात बताओ, इसका आप करोगे क्या? अब आप मुझे अपने दिमाग से बताओ, एक्रूड इनकम का आप क्या करोगे? अब एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे इनकम रिसीव, आपको इनकम मिल गई है, ठीक है। कितनी इनकम मिली है आपको? लेट्स सपोज 12,000 इनकम आपको मिल चुकी है, ठीक है। ये आपको डाटा कहां गिवन होगा? इन योर ट्रायल बैलेंस, किस तरफ? ये मिलेगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इनकम है ये, इनकम इनकम रिसीव नहीं हुई, इनकम है ये, इसीलिए इनकम कहां आती है सारी? इनकम सारी की सारी रिकॉर्ड होती है ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो मैंने इसको क्रेडिट साइड पे आपको बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में डाटा पहले से गिवन करके दिया हुआ है कि आपको इनकम कितनी मिली है? 12,000। ये आपको इनकम कौन सी है? जो ऑलरेडी मिल चुकी है। नाउ अब एक बात बताओ, एडजस्टमेंट के अंदर आपको अगर मैं डाटा दे दूं कि एक्रूड इनकम है, अब एक्रूड इनकम में एक्रूड इंटरेस्ट भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे अमाउंट ले लो 1,000 रुपए का है। एक बात बताओ, ये इनकम का आप क्या करोगे? इस 12,000 में प्लस करोगे या माइनस करोगे? अब ये सोचो, ये इनकम इस साल की है अगले साल की है? एक्रूड इनकम, क्यों भाई? अबे एक्रूड इनकम किस साल की हो सकती है? अगले साल की। इनकम विच इज जनरेटेड, अर्न, हमने कमा ली है करंट ईयर में बट मिली नहीं है लेकिन अभी तक, तो ये इनकम किस साल की है? इनकम करंट ईयर की है ना। मैंने अप्रैल से लेके मार्च के महीने में, मतलब आपका पूरा 12 महीने का टाइम पीरियड होता है बिजनेस के अंदर, इस 12 महीने में मैंने कोई भी काम किया, उसके पैसे मुझे आधे मिल गए आधे नहीं मिले। कोई भी डाटा अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, यहाँ पे क्या लिखा है? इनकम रिसीव। अब ये इनकम को थोड़ा इंटरेस्ट लिख लेते, चलो ठीक है, ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इंटरेस्ट, तो अगर आपको इंटरेस्ट मिल गया है, कितना इंटरेस्ट मिल चुका है? 12,000 का इंटरेस्ट मिल चुका है मुझे। अच्छा, 12,000 का इंटरेस्ट मिल चुका है और ये 1,000 का क्या है जो मुझे नहीं मिला है? तो ये है तो इसी साल का, मिला नहीं है वो बात अलग है। तो हम क्या करेंगे? इसको इसको ऐड कर देंगे, माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? बिकॉज एक करंट ईयर का इंटरेस्ट है, तो करंट ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए ना। फाइनल अकाउंट सिंपल सा है, देखो अगर आपको नजर आ रहा है कोई भी डाटा जो करंट ईयर का है, प्लस कर दो। अगर आपको लग रहा है कोई भी डाटा अगले साल का है, पिछले साल का है, माइनस कर दो, बस इतना सा काम करें। करंट ईयर पे फोकस करो, बिकॉज फाइनल अकाउंट में करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे आप? ठीक है, वैसे ही अब देखो इसका रिकॉर्डिंग कैसे करोगे आप? इनकम कहां जाती है सारी? पीएनएल अकाउंट में, किस तरफ? इनकम भाई, इनकम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको?
12,000। इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। क्या प्लस करोगे आप इसमें, एक्रूड इंटरेस्ट कितने का, 1000 का। तो 13,000 आपकी क्या हो जाएगी, करंट ईयर की इनकम। अच्छा एक बात बताओ, अब ये जो करंट ईयर की इनकम है, क्या ये मेरे लिए एसेट्स बनेगी या लायबिलिटी बनेगी करंट ईयर में? क्योंकि पैसा तो मेरा ही है ना, मिला नहीं है वो बात अलग है। तो ये क्या लिखोगे आप इसे, एसेट साइड पे कहां लिखेंगे इसे, एक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए का, 1000 रुपए। हो गया हमारा काम। जैसे कोई मतलब कि एम्प्लॉय है, हाँ जी, आपके अंडर में काम करता है, उसके मतलब कि क्या बोलते हैं, वो पूरा महीना करना नहीं चाहता, आधा महीना करा और उसमें आपको बोलते हैं मेरे को आगे भी नहीं करना। हाँ तो मुझे बता के जाएगा ना, अगर बता के जाएगा तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो एक्रूड, वो इनकम में नहीं आएगा, वो जो खर्चे का पार्ट है ना मेरा, उसके लिए इनकम का पार्ट बनेगा। मेरे लिए खर्चा है क्योंकि सैलरी में पे कर रहा हूँ ना, तो मेरा एक्सपेंस का पार्ट है। बता के जाएगा तो नोटिस पीरियड देगा, तो मुझे टाइम मिल गया ना कि भैया उस पर्टिकुलर टाइम में नया टीचर देख लूंगा, नया टीचर देख लूंगा तो उसे हायर कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बता के जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चले। चलो जी, अब लास्ट वाला पॉइंट आज के लेक्चर का जो यहाँ पे आपका पास आने वाला, दैट इज इनकम रिसीव इन एडवांस। आपने कोई भी इनकम है जो कैसे रिसीव कर ली, एडवांस में रिसीव कर ली। ठीक है, जिसका कनेक्शन किस साल से है, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। अब एक बात बताओ, क्या इसका रिकॉर्डिंग करंट ईयर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बट मैंने तो रिसीव कर ली। तो जो मैंने पैसा रिसीव कर लिया है, अगर उसके अंदर ये वाला अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मैं प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, माइनस करूंगा। बारे समझ, ठीक है। बिजनेस कर रहे हो और तुम लेके भाग रहे हो तो ज्यादा दिन बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिजनेस में, बिजनेस चलता है भाई भरोसे पे। ठीक है, भगवान के भरोसे नहीं, तुम्हारे तुम मार्केट में जितना टाइम सस्टेन कर रहे हो और तुम लोगों का भरोसा जीत पा रहे हो, तब तो बिजनेस करोगे। ठीक है, अब कल को भाई देख, मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा भाई पूरा कोर्स करा दूंगा, पूरे कोर्स की फीस एडवांस ले ली और कोचिंग बंद कर दिया, तो क्या होगा, ठगी वाली बात होगी ना ये तो। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, कमीशन रिसीव इन एडवांस, अगर एडवांस में कमीशन मिल गया, अब यहाँ अमाउंट ले लो आप, लेट सपोज आपने कोई भी अमाउंट ले लो, 9,000 रुपीज का अमाउंट आपने क्या किया कि आपने रिसीव किया है। ठीक है, अच्छा इसमें कमीशन रिसीव नहीं, कमीशन रिसीव लिखो इसके अंदर, क्योंकि एडवांस वाला नहीं है ये कमीशन है केवल, क्योंकि एडवांस कमीशन आपको कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा। तो आपने पूरे साल में कमीशन कितना रिसीव किया है, 9,000 का। अब नीचे एडजस्टमेंट के अंदर आपको लिख के दिया हुआ है कमीशन रिसीव इन एडवांस, कि कुछ कमीशन ऐसा है जो मुझे एडवांस में मिला है, वो कितना है, 1,000 रुपए का। तो आप क्या करोगे, आप इसके सॉल्यूशन में पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है कमीशन, क्योंकि इनकम है कमीशन, तो इनकम कहां रिकॉर्ड होंगी, सारी क्रेडिट साइड पे। तो क्या लिखोगे आप इधर, बाय कमीशन। तो पहले कमीशन लिखा जाए, कमीशन कितना मिला है, 9,000 का। इसमें से एडवांस कमीशन माइनस करवा देंगे, बिकॉज जो कमीशन एडवांस मिला हुआ है वो इस साल का नहीं है। जैसे ही आप 1,000 माइनस करोगे, 8,000 करंट ईयर का अपने आप आ जाएगा। दूसरा, आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ये कमीशन जो मैंने एडवांस ले रखा है, ये मेरा एसेट्स बनेगा या लायबिलिटी बनेगा, ये मेरी लायबिलिटी बनेगा। तो ये कहां जाएगा, एडवांस कमीशन या फिर कमीशन रिसीव इन एडवांस के नाम से आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो, विच इज 1,000 रुपीज। ठीक है, तो दिस इज द एरिया। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आज का लेक्चर आप जरूर से रिवीजन करके आना सारी चीजें। ठीक है, और गिवन देखो सारी चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल है, ये वाला ये पेपर है, सब कुछ गिवन है इसके अंदर। ठीक है।